और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अनंतनाग में चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। अपडेट फिलहाल ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जो सेना का ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और बारामूला में 2 आतंकियों को अब तक सेना के जवान ढेर कर चुके हैं। इधर अनंतनाग में जो सर्च ऑपरेशन है वो चौथे दिन भी जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन और बारामूला से बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इसके साथ ही सेना और पुलिस के जवानों ने इलाके में तलाशी वहां पर लगातार तेज कर दी है। 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, अनंतनाग की तस्वीर और बारामूला की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं बारामूला में और अनंतनाग में भी लगातार चौथे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। और आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि बारामूला से खबर ये मिल रही है कि 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है इस वक्त। देखिए, बारामूला का जो ऑपरेशन है वो घुसपैठ की एक कोशिश थी जिसको सुरक्षा बलों ने विफल किया। हटलंगा गांव में बता दूं कि बारामूला उरी सेक्टर में 0 लाइन पे बसा एक गांव है जो कि सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है और यहीं पे आज रात के दौरान सुरक्षा बलों के अनुसार घुसपैठ की एक कोशिश हुई थी जिसमें 2 घुसपैठियों ने सरहद पार करके भारतीय इलाके में जब कोशिश की तो उनको चैलेंज किया गया और चूंकि ये भी एक पहाड़ी इलाका ही है अनंतनाग की तरह, तो यहाँ पर भी रात भर को ऑपरेशन को स्थगित रख के आज सुबह तड़के ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया और जो घुसपैठ करके 2 घुसपैठिए अंदर आ गए थे, घेरे में थे, उनको निशाना बनाकर ये ऑपरेशन चलाया गया। और अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। किस तंजीम से ये जुड़े हैं इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं उनका कोई और साथी या उनका कोई OGW जो उनको रिसीव करने के लिए सरहद के इस पार में होगा, उसकी तलाश के लिए अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी ठीक है आसिफ, ये आप अपडेट दे रहे थे बारामूला को लेकर। अब मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनंतनाग को लेकर वो अपडेट देंगी। मनोज्ञा, चौथा दिन है अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन का, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और क्या जानकारी मिल रही है, क्या इनपुट मिल रहे हैं? अब तक कितने आतंकी और छिपे हो सकते हैं और कब तक जो ये ऑपरेशन है ये चलेगा वहां पर? देखिए, कल शाम तक रिटेलिएटरी फायर हो रहा था और अभी सुबह से रिटेलिएटरी फायर पे कमी आई है, जिसकी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन सूत्रों के अनुसार एक हाइड आउट और मिला है, जिसके बाद फायरिंग हमारी तरफ से, सेना की तरफ से तेज कर दी गई है। अभी तक ड्रोन्स का इस्तेमाल और बाकी सारी लेटेस्ट एम्यूनिशन का इस्तेमाल या फिर 38 म्यूनिशन का इस्तेमाल हो रहा था, लगातार रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल हो रहा है। 2 बातें अभी साफ हैं कि पहला कि ऊपर जाने के रास्ते और नीचे आने के रास्ते, क्योंकि जंगल है पूरा इलाका और बहुत ही पथरीला इलाका है। ऐसे में ये बात ध्यान रखी जा रही है कि जो फोर्सेस का मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्बिंग ऑपरेशन की तरफ एक ऑल्टीट्यूड के साथ बढ़ रहा है। स्टीप है, ग्रेडियंट है। मैं पहाड़ों की अगर तस्वीर दिखाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर चुनौती क्यों है। इन जंगलों के बीच से जाना, अगर कोई भी पहाड़ के ऊपर बैठा है तो वो आपको देख सकता है, क्योंकि रास्ते जो है वो खुले हैं, लेकिन यहाँ पर जाने की जरूरत पड़ेगी इन जंगलों के बीच से, इन पेड़ों के बीच से, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि इस समय हवाई रास्ते का इस्तेमाल लगातार कर रही है सेना। आज के लिए सबसे ज्यादा है कि आज हाइडआउट्स को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देना है और आतंकियों को कल इंजरी पहुंची है, इस बात के सबूत इस आधार पर कहे जा सकते हैं कि सूत्रों ने ये साफ कहा है कि चोट लगी है। जिस तरह से कल लगातार बमबाजी हुई है, फायरिंग हुई है, उसके बाद इंजर्ड हो या फिर उनकी मौत हो चुकी है, इसकी अभी तक पुष्टि कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि रिटेलिएटरी फायर कम हो गया है या तो उनका मूवमेंट इधर से उधर हो गया है, और मैं आपको बताऊं कि इन पहाड़ों में ना आपको चोटी नहीं दिखेगी, यानी कि ऊपर एकदम पीक नहीं होता है, जो माउंटेन पीक होता है उसकी जगह यहाँ पर प्लेटो है, जिसकी वजह से उनके लिए इस तरह के हाइडआउट्स बनाना बड़ा आसान था। भले ही इसकी हाइट 600 मीटर से 700 मीटर हो, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि सारे हाइडआउट्स को पूरी तरह से खत्म कर देना, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटेजिक तौर पर दूर लोकेशन से ही सारे हम आपको इनपुट्स दे रहे हैं। कोई भी लाइव तस्वीरें यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही हैं और किसी भी तरह की स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर या लोकेशन नहीं दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, और मेरा सवाल आपसे एक यही था कि बहुत ऊंचाई में होने की वजह से भी सुरक्षा बलों को वहां पर दिक्कतें आ रही हैं ऑपरेशन में। एक तो बहुत ऊंचाई और ऊपर से घना जंगल, यही है चुनौती इस वक्त वहां पर।
देखिए, चुनौती सेना के लिए घना जंगल या फिर पहाड़ नहीं है। चुनौती सेना के लिए है कि हमारी तरफ से एक भी और लॉस ना हो और सिर्फ आतंकवादी ढेर किए जाएं। ये चुनौती है जिसकी वजह से एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। फायरिंग की जा रही है जंगल में, जहां जहां घने जंगल हैं उन हाइडआउट्स के पास, वहां पर आग लगाकर उसको धीरे धीरे साफ किया जा रहा है जिससे दिखे, और ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं एकदम प्लान से। धीरे धीरे करके सेना आगे बढ़ती जा रही है और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी। बहुत धन्यवाद आसिफ आपका भी और मनोज्ञा आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आलमबाग स्थित रेलवे कॉलोनी में एक घर की छत गिर गई है और हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव का काम जारी है। 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। तो ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, रेलवे कॉलोनी ये बताई जा रही है जहां पर अचानक से इस घर की छत गिर गई। किस तरीके से यह हादसा हुआ इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वही घर है जिसकी छत अचानक से गिर गई और जिसके मलबे में दबने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, राहत बचाव का काम वहां पर जारी है। पुलिस के साथ साथ जो दमकल कर्मी है वो भी मौके पर मौजूद है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई और लोग वहां पर मलबे के नीचे ना दबे हो। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अब आइए सीधे आपको हमारे साथी वीरेश के पास लिए चलते हैं, वो मौके पर ही मौजूद है। वीरेश, सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ और लोग हैं जो फंसे हो सकते हैं, नीचे दबे हो सकते हैं? और जिन 5 लोगों की जान गई है उनके बारे में भी आप बताइएगा वीरेश। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है और 5 लोगों की जान गई है। घर यही है और ये जर्जर घर है और ये नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे का ये मकान है। लगभग 200 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है और लगभग ऐसे यहाँ 100 से ज़्यादा मकान हैं और वो जर्जर स्थिति में है। नोटिस लगभग कई साल पहले दी जा चुकी थी, लेकिन लोग जान जोखिम पर लेकर यहाँ रह रहे थे। उत्तर रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि जो रह रहे लोग हैं उनको पुनर्वासित करके एक अच्छा मकान या कहीं भी रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो मृतक हैं वो मृतक आश्रित, उनकी मां यहाँ रेलवे में काम करती थी, मृतक आश्रित कोटे के तहत उनको नौकरी जल्द ही मिलने वाली थी। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था। 3 बच्चों की मौत हुई है और साथ ही साथ पति पत्नी की मौत हुई है। यहाँ पर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं लखनऊ के, उन्होंने विजिट कर ली है, पुलिस कमिश्नर ने विजिट कर ली है और इस इलाके को मैं दिखाना चाहूंगा जो पूरा परिवार है वो किस तरीके से मातम मना रहा है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि ये भरा पूरा परिवार था और स्थिति जो यहाँ की है बहुत ही दारुण है और बहुत दयनीय है। लोग जो पड़ोसी हैं कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा व्यवहार था परिवार का और पूरे उनके लोगों का। जो यहाँ घर के लोग हैं, जो स्थिति यहाँ की है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो उत्तर रेलवे है, यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने व्यवस्था काहें ठीक नहीं की थी। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, उचित मुआवजे की बात की है, साथ ही साथ जो और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसे देने की बात की है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नॉर्दर्न रेलवे की ये जो मकान है, आप एक बार इस मकान को देख के बताइए कि क्या स्थिति है। मैं अभी छत पे चढ़ा था, उस मकान के अंदर जाने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे छत से चढ़कर देख रहा था। जरा सा भी उसमें कोई सरिया नहीं लगा था, लोहा नहीं लगा था, सीमेंट का भी कहीं कोई जो सुर्खी चूने का एक रिवाज था कई 100 साल पहले, वो रिवाज देखने को मिला उस पूरे मकान में। कहीं कोई पिलर नहीं, कहीं कोई स्लैब नहीं और वो पूरी मकान जो है पूरी तरीके से ढह गया, वो पूरा छत ढह गया। और वो सामने का जो मकान है, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जो मकान है जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है, क्राइम सीन का जो उन्होंने रिबन लगाया हुआ है, वो वाला मकान है। और साथ बैठे हुए जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ उनके आस पड़ोस के लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक मातम की स्थिति है। जो मृतक हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, जो आगे की प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की। लेकिन सवाल यहाँ सभी ये खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल जर्जर मकानों, एक पूरी श्रृंखला है जो नॉर्दर्न रेलवे का ये मकान है। आप देखिए कि एक रेलवे कॉलोनी है, ये आलमनगर की फतेह अली कॉलोनी कही जाती है और पूरी ये श्रृंखला है जो अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा। ये कभी भी मकान ढह सकते हैं, गिर कहीं ना सकते हैं, कहीं ये हादसे हो बहुत सकते बड़ी हैं। लापरवाही है कि नोटिस देने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया और यही लापरवाही आज 5 जिंदगियों पर भारी पड़ गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए इसके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इलाज के दौरान 4 मजदूरों ने दम तोड़ दिया है। हादसे में अब तक कुल 8 मजदूरों की मौत हो गई है। ग्रेटर आम्रपाली बिल्डिंग में कल लिफ्ट गिरी थी, जिसमें कल 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये जानकारी मिल रही है, जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 8 कुल मौत का आंकड़ा हो गया है। इलाज के लिए भर्ती कुछ और लोगों ने दम तोड़ दिया है। और देखिए, हादसे पर बड़ी खबर यह है कि हादसे को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाने में एफआईआर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ हुई है। डीएम और एनबीसीसी अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन के डीएम पर भी एफआईआर, और एफआईआर में एनबीसीसी के अफसरों का भी नाम शुमार है। ये एफआईआर की कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। मदीहा हमारे साथ ही जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मदीहा, एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में किस किस के नाम और क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस हादसे में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, एनबीसीसी के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और जो लिफ्ट की कंपनी थी उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और 8 लोगों ने इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा दी है। कल जब यह हादसा होता है सुबह के वक्त, तो उसके बाद सभी लोगों को जिला अस्पताल लेकर आया जाता है। 4 लोगों की ही मौके पर मौत हो जाती है। कल परिवार वाले टूट जाते हैं ये खबर सुनकर, लेकिन आज सुबह जिन लोगों का 5 और लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा था, उसमें से आज सुबह पता चलता है कि 4 और लोगों ने अपनी जान इसमें गंवा दी। यानी कि 4 और लोगों की आज सुबह मृत्यु की खबर जो है वो यहाँ पर आती है और एक शख्स जो है उसका इलाज चल रहा है। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जिला अस्पताल में। ये सब वो लोग हैं जिनके परिजन थे, जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है और यहाँ पर ये पहुंचकर यही पूछ रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस तरह के सोचिए आप हादसे होंगे तो उसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। कि आखिर इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई? आखिर जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको बार बार चेक क्यों नहीं किया गया? लिफ्ट जो थी वो कैसे ऐसे गिर गई है? बहुत सारे सवाल है। परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी को अपने को खोया है। आप लोग यहाँ पर हैं, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, आप लोग यहाँ पर कभी डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके परिवार से क्या कोई था? हाँ, हमारे परिवार से जो है ये हमारी फूफो का लड़का अरबाज था, अजराड़ा मेरठ से, जो कल सुबह में ये घटना हुई है तकरीबन 8:30 बजे। 8:30 बजे घटना होने के बाद में हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर ऐसे हादसा हुआ है। हमारे पास कोई सूचना नहीं, आपके पास कोई सूचना नहीं दी? इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची। और जब शाम को 6 बजे के आसपास हमें फिर पता चला कि हाँ वो हादसा वहीं पर हुआ है और उसमें देखा गया कि हमारे पास जैसे कि वीडियोज़ भी हैं, उसमें उनको ना तो एम्बुलेंस पहुँची और उन्हें समय से उपचार नहीं मिल पाया। उनको एक छोटे हाथी में ऐसे भर कर के जानवरों की तरह ऐसे लेकर के आए कि उनको जो है ना एम्बुलेंस कम से कम वो आधे घंटे तक ऐसे ही तड़पते रहे। और वहाँ से जितने भी जिम्मेदार लोग थे कंपनी के, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई जीएम, वहाँ पे कोई ऐसा अवेलेबल नहीं था कि जो कल से अभी तक, ना तो वो कल हमें यहाँ शाम तक आए हैं, पूरी रात हमें हो गई। इन्होंने पूरी रात हमें डॉक्टर भी आश्वासन देते रहे कि नहीं हम जो है अभी इलाज कर रहे हैं, सही होगा। और फिर रात में किसी टाइम वो पता नहीं एक्सपायर हो गया। अब तो हमें सुबह इन्होंने बताया कि जी हम तो बता चुके हैं। सोचिए कि सुबह इन लोगों को सूचना दी गई। सबसे बड़ा सवाल जो परिवार वाले देखिए यहाँ पर उठा रहे हैं वो यही है कि अगर यह हादसा हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मौके पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक एम्बुलेंस जो है वो मौजूद रहनी चाहिए थी, लेकिन कोई एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसमें अगर कोई हादसा होता है तो तुरंत ही अस्पताल लेकर आया जाए। तो यहाँ पर परिवार वाले ये भी सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूंगी मेरा कैमरा जरा पैन किया जाए और तस्वीर दिखाई जाए जिला अस्पताल की। कितनी बड़ी संख्या में है और लोग गुस्सा भी हैं और यहाँ पर जो लापरवाह लोग हैं उन पर कार्रवाई करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में ऐसे और हादसे ना हो। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में अब भी बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां किस तरीके से जस की तस बनी हुई हैं, आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसीबत है। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिएगा अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीर, जहां पर भारी बरसात की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। वो इलाके जो नदी किनारे बसे हैं, वहां घरों में पानी घुस गया है। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं अलग अलग जगहों पर, उनके सामने सबसे ज्यादा
ज्यादा मुश्किल। इंदौर की तस्वीर, बुरहानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, खरगोन की तस्वीर आपके सामने है, उज्जैन, रायसेन, देवास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नदी नाले उफान पर। देखिए जाता हुआ मॉनसून किस तरीके से लोगों को रुला रहा है अलग अलग हिस्सों में, और सबसे ज्यादा हालात खराब इस वक्त मध्य प्रदेश में। अलग अलग हिस्सों में बाढ़, बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग प्रभावित हैं, और साथ ही घरों में पानी घुसने की वजह से भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये कुछ तस्वीरें एमपी की हमने आपको दिखाई। इधर देवास में नर्मदा नदी अपने उफान पर है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। हालांकि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोगों ने आरोप भी लगाए हैं प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरीके से बरसात कहर बरपा रही है। देखिए सितंबर का महीना है, लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कोई मदद लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अनदेखी की जा रही है, उन्हें कोई मदद मुहैया नहीं करवाई जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जो नदी नाले हैं, जो डैम है, वो पानी से लबालब है। सितंबर का महीना और बारिश का ये सितम मध्य प्रदेश पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। सभी जिलों का यही हाल मध्य प्रदेश में इस वक्त नजर आ रहा है। देवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार बारिश वहां पर हो रही है, और बारिश के कारण किस तरीके से लोगों के घरों में घुस गया है, और किस तरीके से जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लोगों के घरों से जो सामान है उसे निकाला जा रहा है, उसे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आरोप भी लगाया है अनदेखी का। इस मुश्किल घड़ी में जो प्रशासन है वो उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, और आलम यही है कि खुद ही लोगों को आपस में मदद करनी पड़ रही है, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ रही है इस मुश्किल की घड़ी में। दो तस्वीरें आपके सामने, नदी नाले उफान पर हैं और किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और आइए अब खरगोन की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ भी रात से बारिश लगातार हो रही है, नदी नाले उफान पर यहाँ पर हैं। बड़वा के पास नर्मदा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने नर्मदा पुल बंद कर दिया, खबर है। बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नर्मदा, कुंदा नदी समेत अन्य नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। उनको कहा गया कि आप भी सावधान की मुद्रा में रहिए। खरगोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत किस तरीके से यहाँ पर बढ़ाई हुई है वो आप देख लीजिए। सितंबर में ये सितम जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश। खरगोन की इस वक्त तस्वीर है, नदी नाले उफान पर। ये नदियों की तस्वीर, अलग अलग नदियों के बारे में कहा यह जा रहा है कि सभी बहुत उफान पर इस वक्त, और जो नदियों के आसपास के इलाके हैं वहां पर लोगों को ये कहा गया है कि आप अलर्ट रहें। हालांकि प्रशासन की नज़र है, राहत वहां पर लोगों को लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोगों से भी कहा गया है कि अगर अपने स्तर पर भी परेशानी हो तो आप सावधानी बरतिए। देश के कई हिस्से प्रभावित, लेकिन सबसे ज़्यादा जाते जाते मानसून ने परेशान किया है मध्य प्रदेश को। ये खरगोन की तस्वीर आपने देखी। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार यहां पर बारिश हो रही है, और बैतूल के बाद से पानी छोड़े जाने की वजह से जो ताप्ती नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के पास के जो इलाके हैं यानी कि पीपल घाट, राजघाट, सतियार घाट पानी में डूब गए हैं, और निचले इलाके में जो लोग इस वक्त रह रहे हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। एमपी के बुरहानपुर की तस्वीरें, बारिश किस तरीके से कहर बरपा रही है, किस तरीके से मुसीबत वहां पर पैदा हो गई है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नदी नाले उफान पर है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लेकिन इस बीच जो प्रशासन है वो हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है, लोगों को इन जगहों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप दो तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सितंबर के महीने में जो बारिश है मध्य प्रदेश में कहर बरपा रही है। पहली तस्वीर में आप देखिए, कॉलोनियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों, अस्पतालों, सब जगह यही हाल बना हुआ है, और जो सड़कें हैं वो इस वक्त तालाब में तब्दील हो गई है। और अब आपको इंदौर की भी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इंदौर में भी हालात ऐसे ही बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से मुसीबत लोगों की बढ़ गई है। यहाँ की अधिकांश बस्तियों में पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप, लोगों की बस्तियों में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पानी ही पानी आपको दूर तलक दिखाई देगा। जहाँ तक आपकी नज़र देखिए आप, लोग अपने स्तर पर भी पानी की निकासी कर रहे हैं, घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है,
घुस चुका है। ये तस्वीर देखिए आप, निचले इलाकों में लोगों के लिए किस तरीके से मुसीबत खड़ी हो गई है। गाड़ियां रेंगती हुई और जो लोग आवागमन करते हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनके सामने, जो घरों से बाहर जाते हैं काम के चक्कर में, उनके सामने संकट है। वो जाते हैं लेकिन सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी। आप देख लीजिए, मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। इंदौर की तस्वीर, एमपी के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हूबहू एक जैसी है। सड़कों पर देखिए घर डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुकानों में पानी भरा हुआ है, लबालब दुकानों के भीतर भी पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और कई हिस्से इस वक्त प्रभावित हैं मध्य प्रदेश के, उसी में एक इंदौर। अब तस्वीर आप देख रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बारिश की वजह से मुसीबत है, लोग परेशान हैं, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और हालात ऐसे हैं कि जो स्कूल हैं वहां पर छुट्टी दे दी गई है। बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है, रौद्र रूप दिखा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें आप देखिए, बारिश ने किस तरीके से वहां पर मुसीबत पैदा कर दी है, कैसे हालात वहां पर बन गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि जो स्कूल है वहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अब आपको दिखाते हैं रायसेन की तस्वीर। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी 12 घंटे से कहा यह जा रहा है कि बारिश का दौर लगातार जारी। देखिए आप, युवक किस तरीके से फंसा, डराने वाली तस्वीर सामने आई है। 51 नदी के पुल पर बाइक के साथ युवक फंस गया इस तरीके से और पानी का बहाव इतना तेज था, पानी की धार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बाइक उसमें समाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया। गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने युवक की जान बचा ली, लेकिन युवक जिस बाइक पर सवार था, पानी की तेज धार में वो बाइक बहती हुई आगे दिखाई दे रही है। लोग चिल्लाते हुए कह रहे हैं, लोग बुला रहे हैं वापस, लेकिन बाइक को बचाने के लिए वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइक उसकी बह जाती है। युवक को सकुशल बचा लिया गया। तो मध्य प्रदेश के हालात आपने देखे और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश जैसा हाल है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। 3 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बिलासपुर की तस्वीरें आप देखिए, झमाझम बारिश से जो शहर है उसके आसपास के इलाके में जल भराव हो गया है और इस बारिश के कारण जो सिरगिट्टी का मुख्य मार्ग है वहां पर 2 फीट पानी बह रहा है। कई घर हैं, दुकानें हैं, वहां पर भी बारिश का पानी घुस गया है और इस पूरे क्षेत्र का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। सिरगुट्टी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह जल जमाव है। यहाँ मिडिल स्कूल, हाई स्कूल समेत जो निजी स्कूल है, शासकीय ITI का परिसर है वो तालाब में तब्दील हो गया है और स्कूल में पानी बढ़ जाने से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो देखिए दुकान, मकान, मंदिर सब पानी से भरे हुए, लबालब डूबते हुए पानी में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ेंगे गुजरात के खेड़ा से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के खेड़ा में शिव यात्रा के दौरान कल भारी तनाव हो गया और 2 गुटों के बीच पथराव हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि हिंसा के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल शिवजी की सवारी निकाली गई थी और आरोप यह है कि यात्रा के बीच में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। इलाके में आज शांति है लेकिन तनाव बना हुआ है। 15 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ये कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिव यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हो गई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ABP अस्मिता के संपादक रौनक पटेल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानकारी के लिए। रौनक जी, इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो पाई हैं और क्या वजह इस तनाव के पीछे बताई जा रही है? देखिए, हालात तो धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं और अब तक जैसा कि आपने बताया कि 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन मैं करेक्शन कर दूं, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 मामले दर्ज हुए। एक FIR पुलिस ने दर्ज की है, जो खुद पुलिस एप्लीकेंट बनी है क्योंकि 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। दूसरी जो 2 अलग अलग गुट है उनकी ओर से एक दूसरे लोगों के खिलाफ और बड़े समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की पूछताछ चल रही है। साथ में ही बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग चलाया जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार के एक इमारत के ऊपर से कल बड़ा पथराव हुआ था और पत्थर फेंके जा रहे थे, तो पुलिस अब वो लोकेशन पर पहुंची है और प्रयास कर रही है कि क्या ये सोची समझी साजिश थी, कोई षड्यंत्र था या फिर
एक माहौल बना और कहा सुनी और उसके बाद में ये हालत खराब हुई है। तो पुलिस अब तफ्तीश में जुटी है, जो लोग पकड़े गए उनकी पूछताछ भी की जा रही है। साथ में जहां से जो इमारतों के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे वहां से भी हमें जो जानकारी मिली है, बड़ी मात्रा में पहले से रखे हुए स्टोन भी मिले हैं। तो अब पुलिस उस लाइन पे जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि क्या ये कोई षड्यंत्र था और ऐसे ही कहा सुनी हुआ और मामला खराब हुआ था। लेकिन इतनी सच्चाई है कि अब स्थिति कंट्रोल में है, किसी भी प्रकार का घर्षण अब नहीं हो रहा है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्थिति कंट्रोल में है और जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, 11 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और अभी फिलहाल शांति मौके पर देखी जा रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।